पिछली क्लास में हमने नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी ली थी। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र की भांति ही मादा जनन तंत्र भी दो प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। जिस प्रकार से हमने नर जनन तंत्र के अंदर यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने दो पार्ट पढ़े थे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मादा में भी क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव या जनन तंत्र जो है वो क्या है कि दो पार्टों में विभक्त होता है, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। नर के अंदर हमने प्राथमिक जननांग के रूप में जैसे बताया था कि वसन होते हैं, और द्वितीयक जननांग के रूप में जैसे वसन को शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, शीशन, इन संरचनाओं का अध्ययन किया था। वैसे ही मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे आज। मादा जनन तंत्र, अंग्रेजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। अच्छा, इसके भी दो भाग होते हैं। प्रथम भाग एक की अगर हम बात करें तो वो है प्राथमिक जननांग और दूसरा है द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। पहले पार्ट की अगर हम बात करें, प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग। देखो कि मादा जो होती है उसमें प्राथमिक जननांग के रूप में अंडाशय होता है। प्राथमिक जननांग या मादा में जनक अंग कौन से होते हैं? अंडाशय, जो कि अंडाणु के या मादा जनन कोशिका या मादा युग्मक या हम कह सकते हैं मादा जनन कोशिका, अंडाणु। मादा जनन कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। इसके निर्माण का काम करता है और साथ ही ये क्या होता है, ग्रंथि के तौर पर प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव। देखो, मादा में प्राथमिक जननांग कौन से होते हैं? अंडाशय होते हैं, जो कि मादा युग्मकों यानी मादा जनन कोशिका, अंडाणु का निर्माण करता है। साथ ही ये क्या है, ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। अगर हम बात करें तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। एक जोड़ी, ये मादा में एक जोड़ी उधर में नीचे की ओर वर्तकों के नीचे
पाए जाते हैं। एक जोड़ी होते हैं या संख्या में दो होते हैं, अपने पेट में नीचे की साइड में होते हैं। वर्कक जो हमने गुर्दे पढ़े थे ना, जो उत्सर्जन तंत्र में मुख्य हमारे उत्सर्जी अंग है, जो रक्त को नाइट्रोजन, रक्त में से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को छानने का काम कर रहे थे। इन वर्ककों के नीचे क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं। रही बात अंडाशय की अगर हम करें तो ये जो होते हैं वैसे जनक अंग कहलाते हैं। मादा में क्या कहलाते हैं? मादा में ये जनक अंग कहलाते हैं। एक बात हम और भी करेंगे कि जैसे मादा अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ये मादा में होने वाले लैंगिक जो परिवर्तन होते हैं, लैंगिक परिवर्तन हमने पढ़े थे यौनारंभ में। यौनारंभ का जब अध्ययन किया था तो उस समय हमने पढ़ा था कि जब जनन संयोग्य हो जाते हैं, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ साथ ही क्या होता है कि हार्मोनों का जो स्त्राव होता है उससे अनेक जो लैंगिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। उन लैंगिक परिवर्तनों के लिए विशेष प्रकार के हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। तो मादा के अंदर वो हार्मोन जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। दूसरे अंग की हम बात करेंगे, प्राइमरी अंग जो है मादा के अंदर अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। ये उदर गुहा में नीचे की ओर वर्ककों के नीचे पाए जाते हैं। ये मादा में अंड कोशिका या लैंगिक कोशिका या जनन कोशिका अंडाणु का निर्माण का कार्य करते हैं, इसलिए इनको जनक अंग कहा जाता है। ये मादा जनन कोशिका युग्मक के तौर पर अंडाणु का निर्माण करते हैं, साथ ही ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव करते हैं। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं, ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं या लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग, द्वितीयक जननांग के अंदर जैसे नर के अंदर हमने द्वितीयक जननांग देखे थे, उसी प्रकार क्या होता है मादा में द्वितीयक जननांग पाए जाते हैं। और द्वितीयक जननांग में प्रथम अगर हम बात करें तो वो होती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां जिनका दूसरा नाम है, इनको हम अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। इसको डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, डिंब वाहिनियां। अंडवाहिनियां, फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी। देखो यहाँ पर एक बात जो है, प्राथमिक जननांग जो अंडाशय में हमने पढ़ा था, अंडाशय, एक शब्द पीछे छूट गया। देखो अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु। और अंडाणु का जो निर्माण अंडाशय में होता है वो अंड पुट्टिकाओं के द्वारा होता है, अंड पुट्टिकाएं। अंड पुट्टिकाएं जो होती है वो अंडाणु के निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे हमने देखा था ना, अंडाशय में अंडाणु का, मादा जनन कोशिका या मादा युग्मक का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये अंडाणु का निर्माण कैसे होता है कि अंडाशय के अंदर असंख्य अंड पुट्टिकाएं उपस्थित होती है या अंडाशय में असंख्य अंड पुट्टिकाएं पाई जाती है। इन अंड पुट्टिकाओं के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे वापस द्वितीयक लैंगिक जो जननांग है। द्वितीयक लैंगिक जननांग के अंदर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं
अंडवाहिनियाँ, फैलोपियन ट्यूब कहो या डिंब वाहिनी कहो, तीनों एक ही बात है। अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, ये जो होती है ये मादा शरीर में दोनों अंडाशयों से एक एक अंडवाहिनी जुड़ी होती। ये लंबी कुंडलित नलिका का रंग है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है? दोनों अंडाशयों से जुड़ी हुई एक एक नलियां होती है। ये नलियां कैसी होती है? लंबी कुंडलित नलिकाकार अंग होते हैं जिनकी लगभग लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलियां होती है। होता क्या है कि दोनों अंडाशय से दो अंडवाहिनियां निकल कर के गर्भाशय का निर्माण करती है, गर्भाशय को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अंडाणु व शुक्राणु के निषेचन का कार्य अंडवाहिनी में होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी जो होती है वो निषेचन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध कराती है, अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। जैसे देखो कि अंडाशय के द्वारा अंडाणु का मोचन, ठीक है, और जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में पहुँचते हैं और ये अंडाणु वहाँ पर ही रुका रहता है। अब अंडाणु और शुक्राणु के संलयन की जो क्रिया होती है उसे हम वैसे निषेचन नाम देते हैं। तो निषेचन का कार्य जो होता है वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अंडवाहिनियां मिलकर गर्भाशय का निर्माण, यह फर्स्ट एक एक नलिकाकार निषेचन का कार्य करेगी और गर्भाशय निर्माण का कार्य। दूसरे अंग पर आते हैं तो दूसरा अंग होता है गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वो डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी से मिलकर बना होता है। इसका ऊपरी भाग जो होता है, ऊपरी भाग चौड़ा होता है व निचला भाग संकरा होता है। वैसे अगर हम बात करें तो गर्भाशय जो होता है वो मूत्राशय व मलाशय के बीच का एक थैलीनुमा भाग है। गर्भाशय है, मूत्राशय व मलाशय
के बीच एक कोमल व मांसल अंग है। गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय जो है वो मूत्राशय व मलाशय के बीच एक खोखला कोमल व मांसल अंग, एक खोखला कोमल व मांसल अंग होता है, जिसका ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है। निचला भाग कैसा होता है? संकरा होता है। नेक्स्ट बात अगर हम गर्भाशय की करें तो गर्भाशय भ्रूण के रोपण का कार्य करता है। रोपण, और गर्भाशय में भ्रूण पर प्लेसेंटा का रोपण होता है या प्लेसेंटा का निर्माण होता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। भ्रूण के रोपण की बात हम करें तो वो किस प्रकार से, हमने अभी डिमोआइनी या फैलोपियन ट्यूब में पढ़ा था, अंडाणु और शुक्राणु का मेल। अंडाणु प्लस शुक्राणु, ये दोनों युग्मकों का जब संलयन हुआ तो उससे बनाता युग्मनज। ये युग्मनज जो होता है फैलोपियन ट्यूब में बनने के बाद में क्या होता है कि डिमोआइनी के द्वारा इसको लाया जाता है। कहाँ पर? गर्भाशय में लाया जाता है, और गर्भाशय की दीवार से ये संलग्न होकर के क्या करता है? विकास करता है। तो यहाँ पर रोपण होता है, साथ ही भ्रूण का पोषण भी यहीं पर होता है। भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। पोषण भी कहाँ पर प्राप्त होता है? गर्भाशय की दीवार से संलग्न होकर के ही भ्रूण या युग्मनज जो होता है वो अपने अंदर वृद्धि करता है, विकास करता है, और साथ साथ उसका पोषण होता है। और नेक्स्ट बात हम करें तो भ्रूण के ऊपर प्लेसेंटा का जो रोपण होता है, अपरा, इसको अपरा भी बोल सकते हैं, अपरा का जो रोपण होता है वो भी कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट, अगला तीसरा अंग जो द्वितीय के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यौन। ये मलाशय व मूत्राशय के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, जो कि स्त्रियों में मैथुन कक्ष की भांति कार्य करती। मलाशय और मूत्राशय के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है, जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर या मैथुन कक्ष की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट जो होता है कि ये शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग है। और अगर हम बात करें तो ये प्रसव मार्ग का भी कार्य करती है। देखो,
शुक्राणु जो होते हैं मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करने का मतलब है कि शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य, नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही प्रसव मार्ग यानी कि बच्चे के जन्म के लिए मार्ग यानी कि बच्चे का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय में होगा। तो गर्भाशय से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसको मार्ग देने का कार्य किसके द्वारा होगा, योनि के द्वारा होगा। देखो ये हुआ अंडाशय। ये जो नली हमने बात की थी अंडवाहिनी, ये बीच में से जो खुला हुआ भाग जिसको हम नाम देते हैं गर्भाशय, गर्भाशय का निचला भाग यहाँ पर होती है गिरवा, और ये योनि। सर्वप्रथम हमने पढ़ा है प्राथमिक अंग जैसे अंडाशय। ये अंडाशय जो है मादा के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, अंडपुटिका। अंडाशय में क्या होती है, अंडपुटिका। अंडपुटिकाएं किसका निर्माण करती है, अंडाणु का। और अंडाणु जो अंडाशय से छोड़े जाते हैं वो छोड़े जाते हैं किसमें, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में छोड़े जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब जो देखो दोनों अंडाशय से निकले हुए, और ये फैलोपियन ट्यूब किसका निर्माण कर रही है, गर्भाशय का निर्माण। गर्भाशय का देखो ऊपरी भाग हमने पढ़ा है चौड़ा होता है, नीचे का भाग क्या है, संकरा भाग होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट गर्भाशय जो होता है गिरवा के द्वारा क्या होता है, योनि में खुलता है। योनि क्या है, मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करता है। नर के द्वारा आने वाले जो शुक्राणु कोशिका होती है, शुक्राणु कोशिका को ये गर्भाशय से होते हुए कहाँ भेजता है, गर्भाशय में, और गर्भाशय इसको आगे भेजता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों कोशिकाओं का संलयन होता है। ये तो थी कौन सी, अंडाणु, और ये कोशिका है शुक्राणु। ये दोनों कोशिकाएं यहाँ पर क्या करती है, मिल जाती है, और मिल करके क्या बनाती है, युग्मनज। तो युग्मकों से युग्मनज निर्माण का कार्य कहाँ हुआ, फैलोपियन ट्यूब में। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के पश्चात ये क्या होता है कि यहाँ से युग्मनज गर्भाशय की दीवार से आकर के संलग्न हो जाता है। यहाँ पर संलग्न होने के बाद में गर्भाशय में इसका पोषण होता है, साथ साथ ये गर्भाशय में ही क्या होता है, इसका विकास होता है। और इसके ऊपर क्या होता है कि अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण भी कहाँ होता है, गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम जो पढ़ेंगे, देखो मादा जनन तंत्र जो है उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे प्रजनन की प्रावस्थाएं।
पॉइंट रहेगा हमारा प्रजनन की प्रावस्थाएं, प्रजनन की अवस्थाएं या प्रावस्थाएं। देखो, प्रजनन की 4 प्रावस्थाएं हैं। फर्स्ट प्रावस्था जो होती है वो होती है युग्मक जनन। सेकंड प्रावस्था जो होती है वो होती है निषेचन। थर्ड प्रावस्था जो होती है वो होती है विदलन व भ्रूण का रोपण। फोर्थ प्रावस्था जो होती है वो आती है प्रसव। हम पहली प्रावस्था पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन, वैसे हम इसकी संक्षिप्त में जानकारी ले चुके। देखो, दोनों वर्डों को अलग अलग तोड़ के दे, युग्मक प्लस जनन। युग्मक प्लस जनन, युग्मक क्या थे? हमने नर और मादा दोनों के अंदर युग्मक पढ़े। नर के अंदर युग्मक शुक्राणु और मादा के अंदर युग्मक अंडाणु। तो इन युग्मकों के निर्माण की जो क्रिया होती है, युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। यदि देखो, हम यूं कह सकते हैं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक 2 प्रकार के हैं। मानव में युग्मक 2 प्रकार के आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि नर में शुक्राणु निर्माण या युग्मकों के रूप में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। युग्मक निर्माण पढ़ रहे हैं। नर में युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। तो नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की क्रिया क्या होगी? शुक्र जनन। तो मादा में युग्मकों के रूप में या मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया क्या हुई? अंड जनन। चलो, मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुक्र जनन, अंडाणु निर्माण की क्रिया अंड जनन। शुक्राणु अंडाणु क्या है? युग्मक है। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन। फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट प्रावस्था है युग्मक जनन, जो हमने पढ़ ली। सेकंड आती है निषेचन। देखो, निषेचन क्या होता है कि ये युग्मक जो होता है, युग्मक जनन की क्रिया के दौरान नर और मादा के द्वारा निर्मित जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? एक बात है, युग्मक अगुणित होता है। निषेचन देखो,
जैसे हम कह देंगे कि युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती। युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मकों के संलयन की क्रिया मतलब जुड़ने की, मिलने की। अगर इसको हम विस्तारित रूप देना चाहें तो शुक्राणु व अंडाणु के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती। अभी जस्ट हमने पहले मादा जनन तंत्र में निषेचन शब्द काम में भी लिया था और पढ़ा भी था कि फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया होती है, उसे निषेचन कहता। बस शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की क्रिया। इसमें क्या होता है कि अगुणित, इसमें यानी निषेचन में अगुणित युग्मकों से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। देखो अगुणित होते हैं, पहले बता चुके हैं। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, एन होते हैं। कैसे होते हैं? एन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो वैसे ये बात तो ये होगी, युग्मकों अगुणित युग्मकों से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण, मतलब गैमेट टू जाइगोट, गैमेट से जाइगोट निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे हम निषेचन कह सकते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जैसे शुक्राणु अंडा, दोनों कैसे होते हैं? एन होते हैं, अगुणित होते हैं। और इससे क्या बनता है? 2n कोशिका। इन सिंगल कोशिकाओं से डबल कोशिका बनती है, यानी कि अगुणित से द्विगुणित बनती है। इसे हम, ये दोनों क्या है? युग्मक है, इनसे बनता है युग्मनज। और युग्मनज के लिए हमने जनन के समय एक, जब इसकी सिंपली शुरुआत की थी तंत्र की, तब हमने पढ़ा था युग्मनज जो कोशिका होती है वही आगे चल करके क्या करती है? नए जीव का निर्माण करती है। तो 2n कोशिका युग्मनज बन गई। ये कैसी है? द्विगुणित है। ये कैसे है? अगुणित है। अगुणित, दोनों क्या होती है? अगुणित कोशिकाएं होती है। और युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। नेक्स्ट अपने स्टेप आ जाती है विदलन व पूर्णकार रूपण। विदलन क्या होता है कि ये निषेचन के दौरान निर्मित जो युग्मनज है, निषेचन के दौरान निर्मित जो युग्मनज है, देखो विदलन किसे कहेंगे? विदलन व पूर्णकार रूपण। विदलन, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? विदलन जानेंगे कि जब दोनों जो युग्मक होते हैं अगुणित कोशिकाएं होती है, अगुणित कोशिकाओं से युग्मनज जाइगोट का जो निर्माण होता है वो द्विगुणित। ये द्विगुणित जो युग्मनज है, युग्मनज जो कोशिका होती है उसके अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब होता है कि कोशिका का ऐसा विभाजन जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? समान है। आगे जो युग्म, इसे जो पुत्री कोशिकाएं बनती है, यानी कि मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अगर समान होती है तो उस प्रकार के विभाजन को हम क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। ये कोशिकाओं के जो एक कोशिका से ज्यादा कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन से निर्माण से जो अनेक कोशिकाएं बनती है, उस अवस्था को हम कहते हैं कोरल, ब्लास्टूला।
कोरल कहते हैं, कोरल का निर्माण होता है। और ये कोरल जो होती है युग्मनज से कोरल के यानी कि जाइगोट से प्लास्टुला निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम क्लीवेज कहते हैं, विदलन कहते हैं। तो ये कोरल का यहाँ पर क्या होता है, एक कोशिका जो होती है ये इस प्रकार से युग्मनज है और इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन होने से क्या होता है कि इस प्रकार से एक क्या बनती है, लेयर्ड बनती है, ब्लास्टुला का निर्माण होता है। कोशिकाओं का क्या है, इस प्रकार से गेंद के समान संरचना बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कोरल कहते हैं। और ये कोरल जो होता है यानी युग्मनज कोशिका से जायगोट से कोरल के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम क्लीवेज विदलन कहते हैं। विदलन के बाद में क्या होता है कि ये ब्लास्टुला या कोरल कोशिका जो होती है वो क्या होती है, गर्भाशय के अंदर जाकर के अंत स्थापित हो जाती है, गर्भाशय के दीवार से जाकर के संलग्न हो जाती है, चिपक जाती है और वहां पर क्या करती है, वृद्धि करती है। ये गर्भाशय के दीवार से जाकर के युग्मनज कोशिका के संलयन या संलग्नित होने की या चिपकने की क्रिया जो होती है उसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भ्रूण का रोपण कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है चौथी प्रावस्था, प्रसव। यानी कि गर्भाशय के अंदर रोपित जो कोरल है, ब्लास्टुला है, ये क्या करता है, परिपक्व होकर के एक संपूर्ण शिशु का निर्माण करता है। पूर्ण जब युग्मनज कोशिका विकसित हो जाती है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रसव कहते हैं। पूर्ण परिपक्व भ्रूण के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। समझ में आया, युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन, युग्मकों का संलयन जैसे जाइगोट का निर्माण, निषेचन। अब ये निषेचन के बाद विदलन प्लस भ्रूण का रोपण। विदलन क्या होता है कि जाइगोट जो कोशिका उसमें समसूत्री विभाजन से प्लास्टुला का निर्माण जो होता है उसे हम क्लीवेज विदलन कहते हैं। और विदलन के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लास्टुला होता है वो कहाँ आता है, गर्भाशय के अंत स्तर में स्थापित हो जाता है और भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। अंत स्थापित होने की क्रिया जो होती है उसे भ्रूण का रोपण कहते हैं। और पूर्ण शिशु का जन्म लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं।